हुनैद भाई, अब जब हमने पूरा फार्म देख ही लिया है तो चलिए थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो हुनैद भाई, अगर बात करें तो हमने भाई फार्म दिखा दिया लोगों को थोड़ा सा, और उसकी डिटेल के बारे में भी बात करी है ना। तो मैं चाहूँगा और भी आगे थोड़ी सी और भी डिटेल के बारे में बात करें। तो आपके हिसाब से हाई क्वालिटी मारवाड़ी हॉर्स को कैसे पहचाना जा सकता है हुनैद भाई? एक हाई क्वालिटी मारवाड़ी, उसकी स्टेबिलिटी, टेम्परामेंट, काफ़ी चीज़ें होती हैं जो देखने जैसी होती है। बिल्कुल। तो उस हिसाब से सिलेक्शन होता है। स्पेसिफिकली ब्रीड कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर आप देखेंगे तो उसके जो इनवर्ड ईयर्स होते हैं वो ईयर्स का प्रोपोर्शन, बॉडी फेस से मजल, बहुत सारी चीज़ें होती है उसके अंदर। तो हुनैद भाई, जैसे अगर बात करें, जैसे आप भी कहीं घोड़े वगैरह लेने के लिए जाते हो तो क्या चीज़ देखते हो पहले, या फिर किसी के फार्म पे घोड़े देखने के लिए भी जाते हो जी। तो क्या चीज़ पहले आप देखते हैं? इसमें मेजर फैक्टर मैंने जैसा आपको इसके पहले बताया कि ट्रू टू टाइप देखना ज़रूरी है। वेदर ब्यूटी क्या है, कंफर्मेशन क्या है। मैं घोड़ों को पैर से ज़्यादा देखता हूँ, बिल्कुल। फिर पैर से ऊपर आता हूँ कि पैर में स्टेबिलिटी कितनी है, बोन साइज क्या है, बोन स्ट्रक्चर क्या है, वेदर लेग्स आर स्ट्रेट। लेग्स के बाद फिर मैं नेक और ईयर्स के ऊपर आता हूँ, फिर टॉप लाइन पे आता हूँ। उस तरह से जाना जाता हूँ। तो अभी जैसे हुनैद भाई, अगर हम बात करें फार्म की, तो आपके फार्म पे यानी कि इस मंथ कितने क्या बच्चे आए? मेरे पास इस महीने 4 बच्चे आए। 4 बच्चे आए। जी जी। तो वो किस घोड़े के बच्चे थे? अभिजीत के थे चारों, अभिजीत के। और एक यहाँ मेवाड़ रतन है, उसका एक आया है। बिल्कुल। अगर हुनैद भाई बात करें, जैसे अगर अल्फा स्टेट फार्म से कोई हॉर्स लेना चाहता है तो आप उसको कैसे गाइड करते हो? आजा बेटा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका प्रदीप भाई। जनरली हम क्या करते हैं, हम स्क्रीनिंग करते हैं जब कॉल्स आते हैं या कोई गेस्ट आता है। तो हम लोग पहले उनका रिक्वायरमेंट समझते हैं, उनका एंड यूज़ क्या है। उनका एंड यूज़ अगर शो पर्पज़ है तो शो पर्पज़ के एनिमल्स हम लोग उनको दिखा के उसके ऊपर हम लोग चीज़ें डिस्कस करते हैं। अगर उनका एंड यूज़ राइडिंग है तो जो हमारे पास राइडिंग हॉर्सेस है या हम लोग जो ट्रेन करके दे सकते हैं वो चीज़ें दिखाते हैं। तो उनके एंड यूज़ के हिसाब से हम लोग उनको गाइड करते हैं। उनका बजट क्या है वो पहले स्क्रीनिंग होती है कि व्हाट इज़ देयर बजट। अगर बजट मॉडरेट है तो मॉडरेट एनिमल्स के हिसाब से हम लोग उनको दिखा देंगे। या हम लोग ट्राई करते हैं कि अगर बेसिकली क्या है कि मेंटेनेंस तो एक हॉर्स का उतना ही है। आप बजट, आप जितना कितने का भी घोड़ा लो, आप लो बजट लो या हाई बजट लो, मेंटेनेंस उस घोड़े का इतना ही है, दाना उतना ही खाने वाला है, बिल्कुल, मैन पावर उतना ही लगने वाला है। तो हम लोग पहले स्क्रीनिंग करते हैं कि व्हाट इज द पर्पस, वेदर वो बजट बढ़ा सकता है नहीं बढ़ा सकता, उस हिसाब से स्क्रीनिंग करके हम उसको एडवाइस करते हैं। साइमल्टेनियसली अगर कोई न्यू बायर है तो उसका एजुकेशन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग लेते हैं कि फार्म स्टार्ट से एंड तक, फ्रॉम सेटअप, फ्रॉम इंफ्रा, बेसिक ऑफ द हॉर्सेस, कीपिंग ऑफ द हॉर्सेस के पूरे एजुकेशन हम लोग उनको देते हैं। उसमें सीपी सर का बहुत बड़ा अहम योगदान है उस चीज़ में। बिल्कुल। बाकी अगर बात करें, जैसे हुनैद भाई आपके फार्म पे जैसे लोग घोड़ा घोड़ी लेने के लिए आते हैं तो वो किस तरीके के घोड़ा घोड़ी की उनकी ज़्यादा डिमांड रहती है, यानी कि आज के दौर में, जिससे हमारे को ये पता लगे कि भाई अधिकतर लोग रिंग वाले एनिमल लेना चाह रहे हैं या राइडिंग वाले एनिमल लेना चाह रहे हैं, या सिर्फ पैसा कमाना ही उनका पर्पज है? प्रदीप भाई, इसमें फैक्ट ये है कि आज के तारीख में शो एनिमल्स का डिमांड बहुत ज़्यादा है। हर कोई ब्यूटी चाहता है, हर कोई हाइट चाहता है, ठीक है, ब्लड लाइन चाहता है, टॉप ब्लड लाइन्स। मेरे हिसाब से मिक्स्ड ये है कि राइडिंग और इसके लिए बहुत कम डिमांड आ रही है और शो पर्पस में ज़्यादा डिमांड आ रही है। शो पर्पज की बच्चा बच्चियों की ज़्यादा डिमांड है। जी जी जी। तो अगर हुनैद भाई, मेरा अगला सवाल है, अगर जैसे आपने अभी अल्फा स्टेट फार्म खोला है जी, ठीक है, तो आपको इस फार्म के खोलने के पीछे आपका क्या विजन है, और ये आपका शौक है या फिर बिजनेस के पर्पस से है? ये शुरू तो हुआ था पैशन से, ये शौक से हुआ था।
जैसा मैंने आपको मेरी स्टोरी बताई थी, मैंने एक घोड़े से स्टार्ट किया था। तो शुरू तो हुआ था ये पैशन से, बट मैं जो स्केल पे पहुंच गया हूँ उसको कहीं ना कहीं मुझे सेल्फ सस्टेनेंस के लिए बिजनेस एंगल देना पड़ा। बिल्कुल। तो आज के तारीख में आप बोल सकते हो कि शौक और बिजनेस दोनों चल रहा है। अगर बात करें अल्फा स्टड फार्म के विजन की, तो अल्फा स्टड फार्म का विजन क्या है, इसके बारे में भी आप बताएं। सी विजन बहुत स्ट्रांग है और विजन एक ही है कि हम लोग बेसिकली ब्रीड इम्प्रूवमेंट करें, साइमल्टेनियसली न्यू बायर्स को एजुकेशन करें, एजुकेट करें ताकि इंडस्ट्री बढ़े। और इसमें बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट फैक्टर ये है कि हम लोग 5 पिलर्स के ऊपर इस फार्म को चला रहे हैं। बिल्कुल। वो 5 पिलर्स ये है कि पहला, ब्रीड स्टैंडर्ड सुधारना। सो हम लोग जो ब्रीडिंग करते हैं वो बहुत सोच समझ के ब्रीडिंग करते हैं ताकि ब्रीड इम्प्रूवमेंट हो, सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ा के कुछ होने वाला नहीं है। बिल्कुल। दूसरा है आपका राइट मैच मेकिंग, मतलब राइट बंदे को राइट घोड़ा दो। अगर आप एग्जिट सेल कर रहे हो तो आप राइडर को शो हॉर्स देके कोई आपका उसमें ब्रीड के लिए आप कुछ नहीं करने वाले हो। अल्टीमेटली ठीक है आपके पास पैसा आ जाएगा, बट अल्टीमेटली ब्रीड विल नॉट ग्रो। बिल्कुल। तीसरा पॉइंट है प्रॉपर हेल्थ केयर। सो हम लोग इन हाउस हेल्थ केयर में भी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और साइमल्टेनियसली पब्लिक के लिए हेल्थ केयर के लिए भी हमारे पास सुविधाएं है। चौथा पॉइंट है राइट फीड और न्यूट्रिशन। हमारे पास खुद का फीड है जो सीपी सर के फीड के नाम से जाना जाता है। वो फीड को हम लोग इन हाउस फीड यूज़ करते हैं और साइमल्टेनियसली बाहर देते भी है। बिल्कुल। और पांचवा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एजुकेशन, जैसा मैंने आपको बोला। ठीक है, कोई नया बायर, कोई नया पर्सन जो इस इंडस्ट्री में जुड़ना चाहता है, उसके लिए हमारे दरवाजे हमेशा ओपन है। यू कैन विजिट आवर फार्म और एजुकेशन ले सकते हो। वेदर यू बाय द हॉर्स और नॉट, यू विल गेट द राइट एजुकेशन फ्रॉम हियर। बाकी उन्नीत भाई, जैसे आपके यहाँ ये फार्म में जो एनिमल है बाहर पैडक में खुले घूमते हैं ना जी, कितने पैडक आपने इनके लिए बना रखे हैं? हर सेगमेंट में हमारे पास अलग पैडॉक्स है। अभी ये जो पैडॉक दिख रहा है आपको, ये बच्चों वाली माँ है, मतलब फोल एट फुट नीचे बच्चे हैं जी, फोल एट फुट बोलते हैं इसे। सो हर माँ के नीचे एक बच्चे है। ये एक पैडॉक है, ये 1.5 महीने के ऊपर वाले बच्चे। ओके, ठीक है। दूसरा एक पैडॉक वहाँ है जो 1.5 महीने के नीचे वाला माँ के साथ है। बिल्कुल। दूसरा एक हम लोग बोलते हैं वीनलिंग। वीनलिंग मीन्स व्हाट, कि 1 साल तक वीन होने के बाद, मतलब बच्चा माँ से अलग होने के बाद 1 साल तक हम लोग साथ में रखते हैं। उसका एक पैडॉक अलग है। उसके बाजू में एक पैडॉक है ईयरलिंग, मतलब 1 साल से 2 साल तक जो बच्चे हैं उसको हम लोग साथ में रखते हैं। उसमें 1 साल से 2 साल के बीच में हम लोग कोल्ट और फिलीस को अलग करते हैं। ओके। 1 साल तक कोल्ट और फिलीस साथ में रहते हैं। जैसे वो ईयरलिंग में जाते हैं तो कोल्ट और फिलीस को हम लोग अलग करते हैं। उसी तरह से बैरन एम्प्टी मेयर्स या और प्रेग्नेंट मेयर्स, उनके अलग अलग पैडॉक्स है। बाकी स्टैलियन के लिए भी अलग है। स्टैलियन हम लोग सिर्फ रोल आउट करते हैं इवनिंग टाइम्स में, जब पैडॉक्स एम्प्टी हो तो उसमें रोल आउट करते हैं उनको, और बाकी एक्सरसाइज की रिंग अलग है। बाकी यानी कि ऐसे करके 5-6 रिंग है घोड़ों की। 7-8 रिंग है। 7-8 रिंग है। चलो दोस्तों, बाकी दोस्तों इसी पार्ट के अंदर हम सीपी सर से भी बात करते हैं। जैसा कि उन्नीत भाई ने बोला कि भाई सीपी सर भी एक बहुत अहम, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस फार्म के अंदर निभाते हैं, चाहे से वो फीड की बात हो या फिर मेडिकल की बात। तो हम सीपी सर से जानते हैं मेडिकल के बारे में। तो सीपी सर, हम आपसे हॉस्पिटल के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो आपने जो अल्फा स्टड फार्म के अंदर हॉस्पिटल ओपन कर रखा है, इस हॉस्पिटल के अंदर क्या क्या फैसिलिटी यानी कि आपके फार्म को भी मिलती है और लोगों को भी मिलने वाली है? प्रदीप भाई, जैसे आपको पता है कि अपनी जैसे पहले बात हुई थी, जैसे अपने फार्म के ऊपर में 50-55 घोड़े 60 घोड़े तक अपने हो जाते हैं। हर हफ्ते के अंदर में एक नया मेहमान आ जाता है। बिल्कुल। और जो क्वांटिटी है उसके हिसाब से इन हाउस हॉस्पिटल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। जैसे अपने पास में फैरियर इन हाउस है, वेटनरी असिस्टेंट अपने पास में इन हाउसेस है, और हॉस्पिटल का फ़ायदा हमारे साथ साथ में जो आसपास के लोग हैं उनको भी पूरा दिया जा रहा है। बिल्कुल। तो हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ के अंदर में अपने पास में ओपीडी भी है, आईपीडी भी है।
ओके। और कोई इमरजेंसी केसेस हो जाते हैं तो उसके लिए हमारी वेटनरी टीम है जिनसे हम कंसल्टेशन करते हैं और उनकी स्पेशल विजिट्स भी करवा लेते हैं। बिल्कुल। जो छोटे मोटे काम हैं वो भी उनके गाइडेंस में हम लोग यहाँ पे करते रहते हैं। और बाकी कुछ यहाँ पे ज़रूरत होती है, जैसे कुछ भी मेजर कुछ हो जाता है तो वो फ्लाई करके वेट्स आ जाते हैं। तो सीपी सर अगर बात करें तो अभी जैसे आप हॉस्पिटल खुले हुए कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? प्रदीप भाई करीबन 1.5 साल के करीब। 1.5 साल के करीब। तो 1.5 साल के अंदर किस तरीके की प्रॉब्लम इस एरिया के अंदर देखने के लिए आपको मिल रही है? बेसिकली रिप्रोडक्शन के अंदर में काफ़ी केसेस आते हैं यहाँ पे और फूल्स के केसेस काफ़ी आते हैं। ओके। तो उस सिलसिले के अंदर में जो रिप्रोडक्शन वाली घोड़ियाँ आती है, जो प्रॉब्लमेटिक मेयर्स होती है, ब्रीडिंग मेयर्स होती है, वो यहाँ पे आ जाती है, उनके ट्रीटमेंट्स हो जाते हैं, वो कवर भी हो जाती है। वो या उनको ट्रीट करके बाहर कोई दूसरे स्टैलियंस को भी भेजना होता है तो वो लोग भेज सकते हैं। और फूलिंग के अंदर में यहाँ पे फूलिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। जैसे कई लोगों के घर पे बच्चे पैदा हो जाते हैं, फिर वहाँ बच्चे संभलते नहीं हैं, तो वो बच्चे यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं घोड़ियों के साथ में। यहाँ पे उन बच्चों को ट्रीटमेंट हो जाता है, यानी स्टेबलिंग कर सकते हैं माँ के साथ करके में। उनकी ट्रीटमेंट का पूरा फैसिलिटी क्रिएट कर। तो सीपी सर जैसे बात करें घोड़ियों की, जी तो आज के वक्त में बहुत सारी घोड़ियां रुकती नहीं है। जी। आप भी ऐसी घोड़ियों का कुछ का ट्रीटमेंट करते ही होंगे, तो क्या प्रॉब्लम आती है इसमें? प्रदीप भाई मेरे ख्याल से मेजर प्रॉब्लम अनअवेयरनेस है, अज्ञानता है ना। कैसे यानी कि? नॉलेज नहीं है लोगों के अंदर में, ब्रीडिंग की नॉलेज नहीं है। और आपको पता ही है कि हर बार नए नए लोग बाग जुड़ते जा रहे हैं घोड़ों से, तो वो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो घोड़ियाँ एक्चुअली ख़राब हो जाती है। पर वो फिर वो 17 जगह घूमने जाती है, अलग अलग जगह ट्रीटमेंट पे जाती है, देशी नुस्खों के ऊपर में लोग बाग डिपेंडेंट हो जाते हैं और उनको हेल्प करने वाले कोई नहीं है। तो वो सब रीजंस है वो गुड़ियाँ ख़राब होने के। पर अपने पास में आज तक जितने केसेस आए हैं बाय ग्रेस ऑफ गॉड अपने यहाँ से सब प्रेग्नेंट होके अच्छे। कितने केस आए होंगे सर आपके पास में 1.5 साल में, प्रदीप भाई? और कितने केस सफल रहे यानी कि? मेरे ख्याल से पेशेंस वाला काम है। जिन ओनर्स को पेशेंस थी उन्होंने यहाँ पे 6-6, 7-7 महीने भी गुड़ियाँ खड़ी करी और प्रेग्नेंट होके गई है। मेरे ख्याल से 3 या 4 गुड़ी ऐसी गई होगी जो यहाँ से बिना प्रेग्नेंट होके गई है। और उसके लिए मैं अपन ये नहीं बोल सकते कि ओनर, बस वो पेशेंस की बात है। क्योंकि क्या है, ये ऐसा कुछ नहीं कह सकते भाई ये घोड़ी 1 महीने में प्रेग्नेंट हो जाएगी। हाँ, वो टाइम देना पड़ता है, टाइम देना पड़ेगा, ट्रीटमेंट को टाइम लगता है ना। पर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि कई लोगों को पेशेंस नहीं है। हर चीज़ अच्छे जानवर के पीछे पैसा भी जुड़ा होता है, तो कई बार खर्चों का प्रॉब्लम हो जाता है, कई बार पेशेंस का प्रॉब्लम हो जाता है। तो सीपी सर जैसे मान के चलो कोई प्रॉब्लम आती है बाई चांस जी, तो आप बाहर से भी डॉक्टर बुला के, जैसे कभी कभार बहुत सारे घोड़ों में सीरियस केस भी हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में फिर कैसे हैंडल करते हो आप? प्रदीप भाई मेरा लक अच्छा है, या आप ये मान लीजिए कि इंडिया के कुछ अच्छे डॉक्टर्स हैं जो हरदम सपोर्ट करते हैं मेरे को। पूना के अंदर में कुछ डॉक्टर्स हैं, बेंगलोर में कुछ डॉक्टर्स हैं, और अच्छे इंडिया के वेल नोन डॉक्टर्स हैं, वो वेटनेरियंस हैं और उनका काफ़ी नाम है। उन लोगों की बहुत गाइडेंस मिलती है मेरे को, और आज दिन तक कभी उन्होंने किसी ने मना नहीं किया। जब भी मेरे को ज़रूरत पड़ी है वो हरदम अवेलेबल रहे। तो कभी कभार जैसे कि जो स्पेशल डॉक्टर होते हैं उनकी भी विजिट हो जाती है फार्म पे? अगर कोई बहुत ज़्यादा सीरियस केस रहता है या उनकी सही में ज़रूरत है तो बिल्कुल विजिट्स करवा लेते हैं। करवा लेते हैं। तो सीपी सर इस घोड़ी के पैर में क्या हुआ है अभी? इस घोड़ी के पैर में प्रदीप भाई एक रस्सी लग गई थी, उसकी वजह से थोड़ा सा फाइब्रोसिस हो गया इसको। ओके। तो अभी उसको ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बैंडेजिंग वगैरह करी है, थोड़ा स्वेलिंग है इसको। ओके जी। तो कितने दिन में ओके हो जाएगा सर पैर? प्रदीप भाई देखिए अभी मेहनत चालू है, कोशिश चालू है, मेरे ख्याल से 10-12 दिन के अंदर में ठीक हो जाएगी। मैंने अभी मार्केट में ये भी देखा है कि इस साल एक तरीके से देखे तो बच्चों का ही सीजन रहा है। लगभग 70% लोगों के फार्मों पे बच्चे आए, ऑल ओवर घोड़ों की मैं बात कर रहा हूँ। जब आदमी के घर पे माने चलो 2, 3, 4 बच्चे आ जाते हैं तो आदमी बहुत डिमोटिवेट हो जाता है, प्रदीप और जब माने चलो 4 बच्चे आए तो मोटिवेट हो जाता है। तो ऐसा क्यों? प्रदीप भाई प्रॉब्लम ये है कि हमारे मारवाड़ी घोड़ों के अंदर में यूटिलाइजेशन बहुत कम है, इसलिए घोड़ी और नर और मादा का फर्क बहुत ज़्यादा है ना। अगर यूटिलाइजेशन है मारवाड़ी घोड़ों का, कोई और दूसरी जगह यूटिलाइजेशन है, जैसे स्पोर्ट्स हो गए या इन जगह के अंदर में, तो नर बच्चे वहाँ पे यूटिलाइज हो सकते हैं। लेकिन हर घोड़ा सांड बन नहीं सकता, हर नर बच्चा सांड बन नहीं सकता। और तो वो सबसे बड़ी मेजर इशू है, इसी वजह से डिमोटिवेशन का कारण हो गए नर बच्चे। आपके पास में भी लोग सर फोन करते होंगे ऐसे बहुत सारे? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। फिर आप उनको कैसे मोटिवेट करते हो? अब मोटिवेट तो देखो प्रदीप भाई ये बात है कि बच्चा आया तो वो लेके कहाँ जाए। स्ट्रगल सभी कर रहे हैं आज की तारीख में बच्चों के पीछे।
और मेरे लगता है घोड़ों में जब तक आप स्ट्रगल करोगे उसके जी। बाद ही कुछ मिलेगा। जी, बिना स्ट्रगल के तो घोड़े कुछ देखे जाते नहीं। कुछ नहीं देने। बाकी अगर बात करें सीपी सर जैसे अल्फा स्टड फार्म की, जी, तो इसमें हॉस्पिटल की तो कोई प्रॉब्लम आपको आती नहीं होगी? अभी तक तो कुछ ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये प्रदीप भाई, हमारे फार्म के ऊपर में हम लोगों को हॉस्पिटल का यूटिलाइजेशन भी हमारे घोड़ों के लिए बहुत कम है, क्योंकि हमारा अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल, देख रेख बहुत ज़्यादा है, प्रोटोकॉल सेटअप है, हर काम का रूटीन है, और यही दूसरे लोगों के लिए भी सीखने वाली चीज़ है। अल्फा स्टड पे आके ये सबसे बड़ी चीज़ है, लोगों को ये सीखना चाहिए कि आपके प्रोटोकॉल और टाइमिंग कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिल्कुल, है ना। और मुझे लगता है किसी फार्म पे सर 50-55 घोड़ा घोड़ी है जी, तो उनको मेंटेन कैसे करते हैं उस फार्म के ओनर, या फिर जैसे आप कैसे मेंटेन करते हो, ये भी एक सीखने वाली बात है। जी, वरना बहुत सारे लोगों पे अपने 10-15 एनिमल ही मेंटेन नहीं होते प्रदीप भाई प्रॉब्लम ये है कि देखिए, आज आपने हमारा पूरा फार्म का सेटअप देखा है ना। घोड़ा एक सोशल एनिमल है। आज हम जिस तरीके से रख रहे हैं, अगर लोगों के पास में स्पेस है और वो भी इस तरीके से रखने लगे तो प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे, सॉल्यूशंस ज़्यादा मिल जाएंगे लोगों के, घोड़े बीमार कम होंगे, घोड़े फिटनेस में रहेंगे, ब्रीडिंग वाली घोड़ियाँ स्ट्रेस में नहीं आएगी। ये सारी चीज़ें जो है, जो अल्फा स्टड ने आज बनाया है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, वो सीखने के लिए। मारवाड़ी घोड़ों के अंदर में ये स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये सब चीज़ें देखने के लिए बहुत कम मिलेगी आपको। तो सर अल्फा स्टड फार्म पर जैसे बाहर की भी जो घोड़ियां हैं जी, वो जैसे माने चलो कोई प्रेगनेंसी चेक करवाना चाहता है, या फिर जैसे किसी की घोड़ी गब्बन नहीं रह रही है, ठीक है, इस तरीके की जो भी प्रॉब्लम मार्केट के अंदर आती है, जी, उन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन क्या अल्फा स्टड फार्म के इस हॉस्पिटल के अंदर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। उसके लिए बाहर से कंसल्टेंट्स अवेलेबल है हमारे फार्म पे। जैसे मैंने पहले भी बताया कि ओपीडी और आईपीडी दोनों अवेलेबल है फार्म पे, और बेस्ट ऑफ द बेस्ट वेटनेरियंस अवेलेबल है ना। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात कोई नहीं। दिक्कत नहीं आती। बाकी ये घोड़ी चेक करने का है, ये हॉस्पिटल एरिया है प्रदीप भाई, पूरा यहाँ पे हॉस्पिटल एरिया हो गया। वो सामने अगर आप वहाँ देखेंगे तो वेइंग स्केल है, अच्छा, और यहाँ पे घोड़ियों के, बच्चों के, सबके वजन हो जाते हैं। ओके, ये वजन नापने वाली मशीन है क्या? जी, ये वजन नापने की ये साइड। ओके, यहाँ पे फूलिंग होने के बाद में घोड़ियाँ, बच्चे सब तुरंत वजन पे आ जाते हैं। अच्छा, हाँ, अब वो वेइंग स्केल आ गया, वजन हो जाता है ना जी, सब घोड़ों का। सीपी सर। वजन तौलने से जैसे मान चलो आज इस घोड़ी का वजन 300 केजी है, जी, मान के चलो अगर इसका वजन कल जाके अगर 3-4 किलो घट जावे, जी, तो फिर आप कैसे क्या प्रदीप भाई उसके अंदर में क्या सोचते हो, यानी किस वजह से वजन कम हम हो गया? रीज़न ढूंढेंगे। हाँ हाँ, कहीं देख रेख में कमी है, या घोड़ी के अंदर में कुछ प्रॉब्लम है, घोड़ी को बुखार आया है, या घोड़ी कोई स्ट्रेस में है, ये सारी चीज़ें देखने के, ये वजन से ये सारी चीज़ें रिलेट कर सकते हो आप। इसीलिए वजन लेने का ये फायदा है। वजन नापते हो नहीं या फिर महीने में प्रदीप एक भाई, बार? वजन महीने में एक बार, 1 तारीख से 6 तारीख के बीच में सारे जितने घोड़े हैं, चाहे फार्म के घोड़े हों चाहे बाहर के घोड़े हों, सबने एक बार वजन कांटे पे चढ़ना है, अच्छा, और फिर वो असेसमेंट हो जाता है। या बीच में कभी कोई घोड़े जब हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं जिसमें कहीं कोई कमी पेशी दिख रही है, तो घोड़ियों का उस 15 दिन 20 दिन पे वापस रिपीट वजन कर लेते हैं। कोई घोड़े बीमार होते हैं तो उनको वजन कर लेते हैं, ताकि उनका दवाई दारू जो भी करना हो वो वजन के हिसाब से होता है, बिल्कुल। तो वो सब चीज़ें हो जाती है। तो ये वेइंग स्केल का सबसे बड़ा ये फ़ायदा है। भाई सीपी सर, जैसे माने चलो किसी के पास में घोड़ी स्टेबलिंग वगैरह के लिए जगह नहीं है, जी, तो वो भी घोड़ी वगैरह स्टेबल कर सकता है यहाँ बिल्कुल पे? बिल्कुल, स्टेबलिंग फैसिलिटीज़ बिल्कुल अवेलेबल है, तो और उसका एक डेडिकेटेड एरिया ही है पूरा। अच्छा, तो उसका क्या रेंट वगैरह क्या रहता है, यानी कि? प्रदीप भाई 30,000 रुपये महीने के हिसाब से है, और फिर जैसी जैसी फैसिलिटीज़ रहती है वो उसके हिसाब से वो बढ़ता घटता रहता है। ओके, अगर लॉन्ग टर्म पे रखना है, फिर उनके वैक्सीनेशन चार्जेस जुड़ जाते हैं, फेरेरी चार्जेस जुड़ जाते हैं, है ना, और कुछ स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है तो वो चार्जेस जुड़ जाते हैं। और माने चलो कोई घोड़ी अगर चेक कराना चाहता है तो? चेक कराना चाहता है तो प्रदीप भाई उसको पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, और फिर जैसे अवेलेबिलिटी रहेगी उसके हिसाब से उनको बुला लेंगे, ओके, है ना। तो उसका क्या चार्ज रहता है? उनके चार्जेस रहते हैं 2,000 रुपये के करीब। 2,000 रुपये, बिल्कुल। बाकी ये है कि आप किसी भी तरीके की हॉस्पिटल की जो प्रॉब्लम हो जी, उसके लिए आप सीपी सर से कांटेक्ट कर बिल्कुल सकते हैं कर ना। सकते हैं, बिल्कुल। अल्फा स्टड फार्म के अंदर जो हॉस्पिटल है उसको आप मदद के रूप में काम में ले सकते हैं। बिल्कुल। और मेरे को लगता है अल्फा स्टड फार्म के जो दरवाजे हैं और जो हॉस्पिटल के दरवाजे हैं हर पशुपालक के लिए खुले हुए हैं। 24 घंटे 365 दिन खुला है। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू।